हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे NCERT पॉलिटी क्लास 6। आज हम लोग क्लास 6 स्टार्ट कर रहे हैं। अध्याय 1 जो है विविधता की समझ। आज हम लोग जानेंगे विविधता की समझ क्या है विविधता और हमारे जीवन में विविधता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप बने रहिए इस कंटेंट में। मैं आपको बताऊंगा आज पूरी जर्नी, पूरी क्लास 6 से आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, विविधता 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 देखते ही आपको समझ में आ जाती है भिन्न मतलब भिन्नताएं, जैसे रहन सहन, धर्म, जाति, खान पान, त्यौहार आदि ये भिन्न होते हैं। तो जिसे विविधता दोस्तों ये कहलाता है, मतलब भिन्न जाति, धर्म, रहन सहन जैसे ये भिन्नताएं हमारे जीवन को कैसी रोचक एवं समृद्ध बनाती है, ये विविधता। इन दोस्तों विविधताओं के कारण ही भारत की विविधता है। विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है, जैसे भारतीय इतनी विविधता वाला देश कैसे बना, ये सभी तरह के भिन्न भिन्न माइंड में दोस्तों आपको ये चलता रहता है। क्या सभी तरह भिन्नताएं विभिन्न विविधता का ही भाग होती है? जैसे दोस्तों कोई व्यक्ति है, ठीक है, जैसे एक व्यक्ति जाति से भिन्न है, एक व्यक्ति खान पान से भिन्न है, धर्म से भिन्न है, कपड़ा से भिन्न है, ये सभी जो होती है ये भिन्नता। व्यक्ति है जैसे जाति से भिन्न कहलाता है, कोई अदर स्टेट से आता है, कोई दूसरे देश से है, कोई अलग देश से है, ये सभी भिन्नताएं। ये जो दोस्तों NCERT का जो चैप्टर है, ये एक दोस्तों कहानी के तौर पर बनाई गई है। एक राइटर हैं पोइली सेन गुप्ता, ये कहानी लिखे हैं दोस्तों जो विविधता के बारे में है। आप जानेंगे विविधता की समझ, विविधता की पहलू, बहुत कुछ इस वीडियो में। जैसे दोस्तों इस चैप्टर में आप देख सकते हैं, इसमें दो व्यक्ति की कहानी है। एक तो दोस्तों पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जैसे एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है इसमें, ठीक है, साइकिल से चल रहा है। एक अखबार बेचने वाला व्यक्ति है, देखिए अखबार बेच रहा है, ये दर्शाया गया है इस चित्र में। तो दोस्तों देखिए, जैसे यहाँ पे दो व्यक्ति है। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये रुका है, क्यों रुका यहाँ पे? देखिए यहाँ पे एक सिग्नल भी दिख रहा है आपको, रेड रुकने का जो निशान कर रहा है, ठीक है। दो बगल में ऑटो चल रही है, ये मतलब इसमें दोस्तों इसकी दोस्ती होती है, बात होती है, जानेंगे इस कहानी में। जैसे दोस्तों यहाँ पे मान के चलिए, हम आपको बताते हैं, जैसे यहाँ पे दो बच्चा है, ठीक है, एक व्यक्ति साइकिल में चल रहा है, एक व्यक्ति अखबार बेच रहा है, ठीक है। यहाँ पे लाल बत्ती जली है तो यहाँ पे रुक रहा है, ठीक है, यहाँ पे रुक रहा है। उसके बाद बात होती है, जैसे बोल रहा है, क्या भाई आप मेरे अखबार लोगे? तो दोस्तों इतने में बोलते बोलते यहाँ पे बत्ती ग्रीन हो जाती है, ये पूरा चल जाता है। ये साइकिल वाला, ये जो साथी है, ये चल जाता है, ठीक है, ये जाता है। फिर दूसरा दिन मुलाकात होती है, ये अपने काम पर आता है। दूसरा दिन मुलाकात होता है, फिर ये मिल जाता है अखबार बेचने वाला, तो फिर अखबार बेचने वाला मिल जाता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो समीर है दोस्तों, इस कहानी में दोनों बच्चा है, इस दोनों का नाम समीर है दोस्तों। आपको जानकर आपको हैरानी होगी, दोनों का नाम समीर है। ये इसको समीर 1 कहता है, ये जो अखबार बेचने वाला है ये समीर, इसको समीर 2 कहलाता है। आपको ये जो समीर 1 है ये हिंदू है, आपको बता दिए हिंदू है। ये जो समीर 2 है ये मुस्लिम है। जाने के इस कहानी में चलिए देखते हैं। जैसे कहानी की शुरुआत होती है, जैसे हम दोस्तों तो आप ये तो बता दिए, साइकिल से गुजरता था, वो अखबार बेच रहा था, लहराते हुए पीछे भागता उस दिन सुर्खियों हिंदी अंग्रेजी से मिले कुल शब्दों से जुलाकर सुनाता रहा। इस बार बैटरी सहारे रुका, मैंने उसे हिंदी का अखबार मांगा, उसे मुंह खुला रह गया। दोस्तों हिंदी का अखबार मांगा, उसका मुंह खुला रह गया। मतलब आपको हिंदी आती है, आपको आती है बिल्कुल। मैंने अखबार में पैसे देते हुए कहा, क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका, पर वो लगातार पढ़े अंग्रेज है। वो बोला, मतलब कि आप हिंदी पढ़ सकते हो। दोस्तों ये जो बच्चा है, इसको क्या पता, इसको पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता दोस्तों, ये तो अखबार बेचता रहा बच्चा है। अपने अध्यापक की सहायता से पता कीजिए
ये तो दोस्ती करना, क्या ऐसे इंसान को दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जिस आपसे भिन्न है वो? नीचे दी गई कहानी पढ़ें और इसके बारे में सोचें, ज़रूर सोचो दोस्तों। मैंने एक मजाक की तरह लिया। मजाक तो फटे पुराने कपड़े पहनकर उसे छोटे से लड़के के हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। सब्जेक्ट उसने पूछा। अब तो कभी स्कूल गया नहीं वो क्या समझ पाएगा सब्जेक्ट क्या होता है। वह कुछ होता तो मैंने शुरू में ही किया था कि बत्ती हरी हो गई और फिर वो निकल गया। गाड़ियाँ के हॉर्न का शोर सुना बढ़ गया और मैंने आप ट्रैफिक के आगे बढ़ने लगा। अगले दिन वह फिर वहाँ पर रुका था। वह मुस्कुरा रहा था और मेरी मतलब जो समीर 1 है दोस्तों, वो मेरी तरफ हिंदी अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, समीर 2 हिंदी अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया अखबार, आपका अखबार, अब बताइए सब्जेक्ट क्या चीज़ है। फिर वो सब्जेक्ट के बारे में पूछा दोस्तों। उसको सब्जेक्ट नहीं पता था, पढ़ा लिखा नहीं है समीर 2। तो अंग्रेज़ी का शब्द उसकी ज़बान पर अजीब सा लग रहा था, जैसे मानो अंग्रेज़ी उसके सब्जेक्ट का शब्द जो दूसरा अर्थ प्रजा हो, जैसे मानो प्रजा हो सब्जेक्ट का अर्थ, उस अर्थ में उसका प्रयोग कर रहा है। पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। उसके चूँकि बत्ती लाल हो गई थी, मैंने पूछा, तभी वो स्कूल गए हो? तुम कभी स्कूल गए हो? तो समीर 2 बोला, कभी नहीं, इसका जवाब दिया। फिर बताते हुए बढ़ाते हुए उसके गर्व से जब मैं इतना ऊंचा था तो कभी मैं काम करना शुरू कर दिया था। उसके दोस्तों उसको ऊंचा था, जब भी मैं उसको एक हिंट दे रहा है। जब मैं इतना ऊंचा था तो भी मैं अखबार बेचना शुरू कर दिया। मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर, मतलब साइकिल की गद्दी के बराबर बोल रहा है, अपना ऊंचा स्थान दिखा रहा है, हाइट जिसको बोल सकते हैं। मेरी साइकिल की गद्दी पर पहले मेरी माँ के साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। अब तुम्हारी माँ कहाँ है? वो समीर 2 पूछ रहा है। समीर 1 पूछ रहा है, समीर 1 पूछ रहा है, जो साइकिल वाला था दोस्तों, पढ़ा लिखा इंसान। पर तब बत्ती हरी गई, फिर वो चल पड़ा। तो दोस्तों मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, वो मेरठ में है, और उसके साथ बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। वो मेरठ में है, मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा। बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा, आपका नाम? या तो नाम पूछा। बड़े आश्चर्य की बात है, मेरा साइकिल डगमगाई अपना उसका नाम सुनकर, और वो बोला, साइकिल डगमगाई और बोला, मेरा भी नाम समीर है। वाह, मैंने बताया क्या? उसकी आंखें एकदम सी चमक उठी। वाह, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है समीर का अर्थ? तो समीर का अर्थ आप देख लीजिए, हवा होता है। समीर का अर्थ हवा, पवन पुत्र, जो जानते हैं हनुमान के नाम से, श्री हनुमान जी भगवान। तो अब से क्या समीर 1 और समीर 2? तो देखिए आपको हम बताया समीर 1 और समीर 2, नाम पड़ा समीर 1 और समीर 2। अब खुश से होते हुए कहा, हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया। अपना हाथ आगे बढ़ाया, हाथ मिलाओ समीर 2 के। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही सी चिड़िया की तरह समा गया। साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था और उसकी गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था, लेकिन साइकिल चलाता, लेकिन वो छोटा सा हाथ अभी भी गर्माहट महसूस कर रहा था वो साइकिल वाला का। अगले दिन चेहरे की चिरपरिचित मुस्कान नहीं थी, लेकिन मेरठ में बड़े गड़बड़ हो गई थी। वहाँ पे दंगे हो गए थे दोस्तों, बहुत से लोग मारे गए। मैंने मुख्य टाइटल में पढ़ा, उसका मुख्य अखबार सुर्खियों की तरफ देखा और बड़े अक्षरों में लिखा था, एक सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू ही किया था मैं मुस्लिम हूँ। लेकिन समीर जो था वो मुस्लिम था। समीर 2 समीर हूँ, वो बोल पड़ा, और मेरे साथी लोग मेरठ में है। उसकी आंखें भर गई
मैंने उसे कंधे पर हाथ रखा, उसने नज़र ऊपर नहीं उठाई। समीर 1 और समीर 2। अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था। अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था। ना उसके अगले दिन वह दिखा और ना आगे फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर 2 आखिर कहाँ गया। वो समीर 1 पूछ रहा है, सोच रहा है। पायली सेन गुप्ता इसकी कहानी के लेखक हैं, द फ्लाइट सेंस पर आधारित। तो जहाँ समीर 1 को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती थी समीर 1 को, और समीर 2 को हिंदी बोलता था। हालांकि दोनों दोस्तों ये समीर जो 2 है, समीर 2 वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो छोटा सा बच्चा है, अखबार बेचता था। वो जितना एज का है वो पढ़ना चाहिए, वो पढ़ा नहीं, वो हिंदी बोलता है। हालांकि दोनों भाषाएं अलग अलग हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे के बात कर पाए। उन्होंने इसलिए प्रयास किया क्योंकि उनके बातों पर एक बात करना महत्वपूर्ण था। समीर 1 और समीर 2 की धार्मिक व संस्कृति भी अलग अलग थी, तो पृष्ठभूमियाँ भी अलग है। जहाँ समीर 1 हिंदू है, वह समीर 2 मुसलमान है। देखिए यहाँ पे समीर 1 हिंदू है, यहाँ पे समीर 2 मुसलमान को बताया गया है। दोनों दोस्त करना चाहते थे, दोनों दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म आदि ये सभी भिन्नताएं थी। खान पान में, पहनावा, धर्म में भी भिन्नताएं थी, भाषा में भी भिन्नताएं थी। तो अपनी विविध धार्मिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमिया में अलावा समीर 1 को, समीर 2 को कई अन्य मुस्लिम भी एक दूसरे से अलग थे। उदाहरण के लिए समीर 1 ने स्कूल में पढ़ाई की थी जबकि समीर 2 अखबार बेचता था, ये भी है। समीर 2 स्कूल जाने का मौका मिला, समीर 2 को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं समीर 2 को स्कूल जाने का। अपने इलाके में से कई लोगों को देखा होगा जो गरीब है, जिनकी भोजन, घर, कपड़े की ज़रूरतें भी नहीं पूरी हो सकती। क्या वो स्कूल जा पाएगा? बिल्कुल नहीं। घर के कपड़े की ज़रूरतें भी नहीं। फ़र्क से अलग है जिनके बारे में हमने पहले पढ़ा। यह विविधता का रूप नहीं है बल्कि गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब होता है कुछ लोग के पास न अवसर है और न ही ज़मीन। गैर बराबरी का अर्थ होता है गैर बराबरी का अर्थ है किसी के पास न पैसे हैं, न अवसर हैं, न ही ज़मीन या पैसे समाधान जो दूसरे के पास है। इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है। यह लोगों के बीच मौजूद असमानता या गैर बराबरी है। जो जाति व्यवस्था समानता एक और उदाहरण में इस व्यवस्था समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया। इस बंटवारे का आधार था लोग किस तरह से काम करते थे। लोग जिस जाति में पैदा हुए थे वे बदल नहीं सकते, उसे बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गए तो जाति कुम्हार ही होती। आप बस वही बन सकती थी। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा नहीं बदल सकता, इसलिए उसे ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझता। इस गैर बराबरी का पैदा हुई और इसे गैर बराबरी पैदा हुई दोस्तों, इसके बारे में कई पाठों में हम पढ़ेंगे। पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने में हमेशा खुशी मिलती है। जो उनकी पत्थरों से ज़्यादा कहानियों बनाने के लिए नए विचार मिलते, जो अलग अलग कहानियों में लिखते हैं। कई विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना में प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा लेते हैं। विविधता हमारे जीवन में कैसे समृद्ध करती है। विविधता हमारे जीवन में कैसे समृद्ध करती है, इसके बारे में हम जानेंगे। जैसे समीर 1 और समीर 2 दोस्त बने, ठीक है, वैसे ही आप भी सहेलियां होंगी जो आपसे बहुत अलग होगी, जाति से, धर्म से, खान पान, रहन सहन, ठीक है, पहनावा आदि। शायद घर के अलग अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग अलग त्यौहार मनाए होंगे, ठीक है, कपड़े पहनकर देखे होंगे, थोड़ी सी बहुत सी भाषा भी सीखी होगी। आपको शायद तरह तरह के जानवरों
जानवरों, रानियों, सामूहिक साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियाँ पसंद होगी। संभव है कि आपको खुद की कहानी बनाना भी पसंद होगी। एक अच्छी सी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है। उसको पढ़कर और ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए नए विचार आते हैं, मिलते रहते हैं। जो लोगों की कहानियाँ लिखते हैं उन्हें विभिन्न किताबों, वास्तविक जीवन की कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। जैसे कुछ लोग जंगल में जानवरों से नज़दीक रहे और उन्होंने जानवरों से दोस्ती की लड़ाइयाँ के बारे में कहानियाँ लिखी, और कुछ अन्य लोग राजा रानियों के वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान के लिए किस्से लिखे। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए, तो कुछ ने दोस्ती की मधुर यादों से निकालकर कुछ साहस की कहानियाँ लिखी। कल्पना कीजिए, कहानियों में आपने सुनी है या पढ़ी नहीं कहानियों या कहानीकारों या कहानी जिसके सुनाने वालों की एक ऐसी जगह पर रहना लगे जो लोग केवल 2 रंग के कपड़े पहनते हों, लाल एवं सफ़ेद, एक तरह का खाना खाते हों, शायद आलू, समान रूप से केवल पक्षी पालते हों, उदाहरण के लिए हिरन और कौवा, और केवल सांप सीढ़ी के खेल खेलते मनोरंजन करते हों। ऐसी जगह रहकर कैसी कहानियाँ लिख पाएंगे? कल्पना कीजिए, भारत में जो विविधता है, भारत की विविधता देश है, इस विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, इस देश में विभिन्न भाषाएं बोले जाते हैं, विभिन्न प्रकार के खाने खाने जाते हैं, प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, अलग अलग जाति धर्म से भिन्न हैं, विभिन्न धर्मों से अलग भिन्न होते हैं। जैसे सफ़ेद भारत के लोग विविध तरीके से नीचे लिखे काम करते हैं। यहाँ के एक तरीका बनाया गया है जिसे 2 तरीके लिखिए, ठीक है, का पालन करते हैं, लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके जो है वो अलग अलग हैं। जैसे हम विविधता को कैसे समझें? जैसे गरीब 2 सवा वर्ष पहले जब जब 2 वर्ष पहले रेल, हवाई जहाज़, बस आदि कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं था, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज़ में घोड़े या ऊँट पर बैठकर जाते थे या फिर पैदल चक्कर लगाते थे। अक्सर ये यात्राएं जो थी वो खेती या बसने के लिए, ज़मीन की तलाश के लिए या फिर व्यापार के लिए की जाती होगी। चूँकि यात्रा के कुछ समय लगता था, हाँ ऑब्वियसली आप पैदल यात्रा करेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। अभी तो जैसे बस, कार, गाड़ियाँ ये सब आ गई है तो ये सब आसान हो चुका है, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। ये पैदल जाते थे एक रास्ते से, पैदल जाते दोस्तों कितना पैदल जा सकते थे, तो कहीं कहीं रुकते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। कोई भटक जाते थे तो वहीं पे रुक जाते थे। उन्हें जब पेट भर खाना नहीं मिलता था तो नई जगह जाकर बस जाते थे। कुछ लोग जैसे वहाँ पे रह रहा है दोस्तों, वहाँ पे कोई व्यक्ति रह रहा है, मनुष्य, वहाँ पे उसको खाना भी उपलब्ध नहीं है। ऑब्वियसली वो दूसरी जगह जाके जहाँ पे खाना मिलेगा वहाँ पे रहेगा, तो रहन सहन थोड़ा बदलाव आ जाता था। जैसे यहाँ पे खाना पीना मिला, कोई अलग मनुष्य यहाँ पे है, यहाँ पे कोई दूसरा धर्म मना रहा है, ये कोई दूसरा धर्म मनाता था, यहाँ पे आ गया, मिलजुल कर कोई इसका भी धर्म अपनाया। ये भी कुछ धर्म अपना खाना पीना, रहन सहन में बदलाव देखने को जैसे मिल जाएगा आपको। कुछ चीज़ें नई जगह अपना लेते थे, कोई अन्य चीज़ों व पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते थे। वह उनकी भाषाएं, भोजन, संगीत, जो धर्म आदि नए पुराने का मिश्रण होता रहता था। उनकी संस्कृति से आदान प्रदान होता था। धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभरती थी। अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने का योगदान किया। इस तरह के कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते थे। ठीक उसी प्रकार के लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियाँ से किस प्रकार सामंजस्य बिठाते, उससे भी विविधता उत्पन्न होती थी।
ठीक उसी प्रकार जो लोग अलग अलग तरह के भौगोलिक स्थितियों से भी प्रकार के सामंजस्य बिठाते थे, उनमें भी विविधताएं उत्पन्न होती थी। उदाहरण के लिए एक समुद्र के पास रहने वाले पहाड़ी इलाकों में रहने वाले बड़ा बर्फ है। न केवल वहाँ के लोग कपड़ों में खान पान की आदतों पर फर्क होगा, बल्कि जिस तरह का काम वो करेंगे वे भी अलग होंगे, उससे भी अलग देखने को मिलेगा। शहरों के अक्सर लोग वहाँ यह भूल जाते थे कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह का गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग बिरले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं, वे नई चीज़ें बाज़ार पर ही निर्भर करते हैं। आइए भारत के लोगों को लद्दाख एवं केरल, भारत के दो भाग लद्दाख और केरल, उदाहरण के लिए जरिए हम यह समझ पाएंगे कि कोशिश करेंगे कि क्षेत्र की विविधता पर ऐतिहासिक और भौगोलिक कारणों पर क्या असर पड़ता है। इससे रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं कि व्यापारी यहाँ के आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया, क्योंकि यहाँ घाटियाँ हैं लद्दाख में, जिससे गुजरकर मध्य एशिया के काफ़िले इस इलाके में पहुँचते थे, जिसे आज तिब्बत कहते हैं। तिब्बत दोस्तों जो चीन के किनारे में है, ये काफ़िले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। ये जो कच्चा रेशम दरिया लेकर चलते थे, साथ मसाले, ये तिब्बत में। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पर पहुंचा। लद्दाख के रास्ते से ही बौद्ध धर्म वो तिब्बत पर पहुंचा था। लद्दाख का छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ था। अब यह अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख के गानों और कविताओं का बहुत भी समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। तिब्बत का जो ग्रंथ है केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है कि स्थानीय को मुसलमान बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उसे नाटक खेलते हैं। और जम्मू कश्मीर के पूर्व पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है लद्दाख। जम्मू कश्मीर के पूर्व पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है लद्दाख। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती और यह पहाड़ी इलाका है। यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पानी के जिन लोग की गर्मी महीने में पिघलने पर बर्फ़ निर्भर करती है, मतलब बर्फ़ ही पिघलता है तो वह उससे ही पानी पे निर्भर करते हैं, पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर करते हैं। यहाँ के लोग एक ख़ास किस्म की बकरी पालते हैं, जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। एक ख़ास किस्म की बकरी भी पालते हैं, जिससे वो बकरी पे पसीना ऊन मिलता है। उनकी कीमत काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। पश्मीना शाल आपने देखा होगा, बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग सावधानी से ऊन के इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं और मुख्यतः कश्मीर से पश्मीना शॉलें बनाई जाती है। और मुख्यतः जो होती है पश्मीना शॉल वो कश्मीर से ही बनाई जाती है। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, खास तरह का छेना एवं मांस खाते हैं। मांस खाते होंगे दोस्तों। अगर एक बकरी है उसका शॉल पश्मीना ऊन निकाले, उसका जो बचा वो मांस खाते होंगे, उससे ही निर्भर होते होंगे। परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक सभी के पास होती होगी। ये जो बकरी, गाय। केरल भारत के केरल जो है वो भारत के दोस्तों दक्षिणी और पश्चिमी में दक्षिण और पश्चिम कोने में बसा हुआ राज्य है। ठीक है, यह एक समुद्र से घिरा हुआ, यहाँ देखिए बगल में समुद्र है, यहाँ पे केरल है और दूसरी तरफ पहाड़ियाँ हैं। दोस्तों पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे पहाड़ी है, केरल है, समुद्र है जैसे। और यहाँ केरल में ही मसाले काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं केरल में ही। मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत आकर्षक बना। व्यापारियों के लिए सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत एवं संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए और भारत की ईसाई धर्म का श्रेय उन्हीं को कहा जाता है। माना जाता है ईसा मसीह धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल यहाँ पे आए और भारत ईसाई धर्म लाने का श्रेय इन्हीं को मिला, माना जाता है ये।
और व्यापारी यहाँ पर आकर बसे और इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, इब्न बतूता यहाँ आए और अपने यात्रा वृत्तांत केवल मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा, मुसलमान समुदाय यह बड़ी इज्जत थी। ठीक है। वास्को डी गामा जो पानी के जहाज़ से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्र का रास्ता जाना, भारत तक का समुद्र का रास्ता यूरोप से। इन विभिन्न ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों पालन करते थे, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल है। चीन के व्यापारियों ने भी केरल आए यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए, जो ओबियसली बगल में देखिए केरल के बगल में समुद्र होगा तो मछली का भी क्या बोलते हैं बिजनेस चलता होगा। चीनी जालों से हुबहू मिलते थे, इस्तेमाल किए जाते थे। चीनी जालों से हुबहू मिलते थे। उन्हें चीना वाला कहते हैं। तलने के लिए जो लोग बर्तन जो इस्तेमाल करते थे उन्हें चीना मिट्टी कहा जाता था, इसमें चीन शब्द की इस बात से इशारा देती है कि चीन शब्द की यहीं से उत्पत्ति मानी जाती है। केरल के उपजाऊ ज़मीन और जलवायु चावल की खेती बहुत उपयुक्त है। वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी एवं चावल खाते थे। जहाँ केरल के लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे की बिल्कुल अलग है, वहीं लोग यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों में इतिहास एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं। दोनों ही क्षेत्र में चीन और अरब से आने वाली व्यापारियाँ प्रभावित किया। जहाँ लोग केरल की भौगोलिक स्थिति मसाले की खेती से संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति ऊन के व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। पश्मीना ऊन के व्यापारियों से खींचा। इस तरह पता चलता है कि किसी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन या इतिहास भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता होता था और विविध संस्कृति का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है। ये भी सही है, हमारे वर्तमान जीवन पर आधार ही काम के लिए एक जगह दूसरी जगह माना जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका भी धीरे धीरे नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते थे। और ठीक उसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदाय के लोगों के साथ रहते हैं और अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं, एक दूसरे की रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। ये लोग शामिल थे, उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया और इकट्ठे जेल गए। अंग्रेज़ों को अलग अलग तरीके से विरोध किया। अंग्रेज़ों ने सोचा था कि वे भारत के लोग फूट डाल सकते हैं। ये हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से। विविधता में दोस्तों एकता देखते हैं। भारत की जो विविधता या अनेकता उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। भारत में विविधता की अनेकता की उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेज़ों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा, क्षेत्र, महिलाओं और पुरुषों एवं अंग्रेज के खिलाफ मिलजुल कर लड़ाई लड़ी थी अंग्रेज़ के खिलाफ। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अलग अलग परिसों में कई लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन लिया। वहाँ पे गरीबी अमीरी नहीं देखी जाती थी दोस्तों। जैसे कोई गरीब है, कोई अमीर है, दोनों साथ मिलकर अंग्रेज़ के खिलाफ लड़ाई लड़े, एकजुट होकर आंदोलन किया। इकट्ठे में जेल गए और अंग्रेज़ों के अलग अलग तरीक़ों से विरोध किया। अंग्रेज़ ने सोचा था कि दोनों भारत के लोगों को फूट डाल सकते थे, क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएं थी। ये भी माना जाता है जैसे यहाँ पे कोई गरीब है, कोई अमीर है, तो ये अंग्रेज़ सोचा कि दोनों को फूट डाल सकते हैं, तो क्योंकि दोनों में विविधताएं थी भारत में। तो इस तरह का उनका राज चलता था और सोचा चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि एकजुट कर हम लोग रहते हैं, एकजुट कर लड़ सकते हैं और एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न हो, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई वे सब एक हैं। वे कितने भी दोनों में कितने भी अलग हो, लेकिन अंग्रेज़ के खिलाफ दोनों लड़ सकते थे। ये अंग्रेज़ों को दिखा दिया। जैसे यह गीत अमृतसर में, ये जो देखिए यहाँ पे चित्र में दिखलाया गया है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाषण देते हुए नेहरू जी हैं। यहाँ पे नेहरू जी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाषण देते हुए
तो दोस्तों तो कि ये जो गीत है, ये जो गीत दिखाया गया है, दिन खून हमारे प्यारे ना भूल जाना, खुशियों में अपने घर पर आंसू ये बहा कर ना जाना, ये जो गीत है, ये गीत अमृतसर में दोस्तों गाया जाता था। अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके बाद गाया जाता था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल दोस्तों इस जालियांवाला बाग हत्याकांड में हुआ, जो एक ब्रिटिश जनरल था, उन शांति प्रिय निहत्थे लोगों के खुलेआम गोलियां चलवा दी। और जो लोग बाग में इकट्ठा थे, जो एक साथ इकट्ठा थे, वो सभा कर रहे थे, वो सभी मिलकर, महिला पुरुष हिंदू मुसलमान एवं सिख, कितने लोग, सारे लोग एकजुट मिलकर वहाँ पे सभा कर रहे थे, जो अंग्रेज़ों की पक्षतापूर्ण की नीति के विरोध करने के लिए था। ये जो सभा चल रहा था, अंग्रेज़ों के खिलाफ पक्षतापूर्ण नीति के विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उसी में एक जनरल ब्रिटिश जनरल शांतिप्रिय निहत्थे लोगों के गोलियां चला दी। उसमें बहुत से लोग जाने गई, उसमें भी ज़्यादा घायल हुए। यह गीत उन्हीं शहीदों के लिए याद के लिए गाया जाता था। और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के लिए प्रेरित प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते थे। यहाँ के भारतीय झंडे की कहानी जानती है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। इस झंडे के सारे भारत के लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर कई अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना दिखाई गई है। इसमें विविधता को पहचान और प्रोत्साहित किया जाता था। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया था। ये भी याद रखिएगा, ये नेहरू जी थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया है। तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा जो राष्ट्रगान है, ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान है दोस्तों। जन गण मन, भारतीय एकता की है एक अभिव्यक्ति है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो क्लास 6 NCERT फर्स्ट चैप्टर में देखे हम लोग, और नेक्स्ट चैप्टर भी देखेंगे। आपको कुछ भी समझ में आई होगी। तो यहीं पे एंड करते हैं आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और देखने के लिए ज़रूर इस चैनल। तो दोस्तों और भी सारे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले कंटेंट में।